नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 19वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। अभी तक 18वीं कड़ी तक हम लोगों ने तमाम महापुरुषों की बात की और उसका यही उद्देश्य है कि हम ये आपको बता सकें कि महापुरुषों ने कैसे कैसे आंदोलन चलाए, कैसे कैसे उनको कठिनाइयाँ हुई, ताकि आप भी उनके कठिनाइयों को समझ के, उनके आंदोलनों को समझ के आप ये तय करें कि आप कौन सा आंदोलन चलाएंगे और कैसे गांव सरकार के आंदोलन को आगे बढ़ाकर आप भी सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं जो जिंदा तो रहे वो 98 साल, लेकिन उस 98 साल में 35 साल तक उन्होंने उनको जेल में रहे। इतना लंबा समय तक शायद जेल में रहने वाला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में भारत का कोई नहीं रहा कि जो इतने लंबे समय तक जेल में रहे। उनका नाम क्या था आप बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए क्योंकि वो भारत में रहे फिर वो पाकिस्तान में चले गए, इसलिए उनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों की है। उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खां। उनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, कुछ लोग बादशाह खां भी कहते थे, मशहूर हुए बादशाह खां के नाम से भी, और उनको बच्चा खां के नाम से भी मशहूर हुए। तो भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी के जो जंग चल रही थी उसमें तो भारत में उन्होंने जंग में शामिल हुए, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बन गया, चूँकि वो बलूचिस्तान प्रांत के रहने वाले थे, उसलिए जब बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया तो वो जाके भारत पाकिस्तान में जाके वहाँ उन्होंने संघर्ष जारी किया बलूचिस्तान के लिए। उन्होंने दो तरह के ये ऐसे, एक तो भारत की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो वहाँ अपने बलूचियों के लिए अलग राज्य की स्थापना के लिए भी संघर्ष किया। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना लंबा पीड़ा था, दुख रहा, जेल में समय बिताया, उसके जानना जरूरी है कि वो कैसे उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, ताकि आप सब लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। साथियों, इसके पहले कि उनके आंदोलनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये आपसे बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। इसके पहले हम ये चर्चा करेंगे कि उनका संक्षिप्त जीवन क्या है। उनके संक्षिप्त जीवन के बारे में थोड़ा सा साथियों जानना चाहिए कि उनके संक्षिप्त जीवन में ये है कि वो 6 फरवरी 1890 को उनका जन्म हुआ पेशावर के किसी घाटी में, पेशावर की घाटियों में कोई गांव में, और गांव में बहुत वो जमींदार परिवार के थे और संपन्न परिवार के थे, और उनके बाप दादे भी स्वतंत्रता की उस जमाने में आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इनके पिताजी थे वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। तो उन्होंने उनके दो लड़के थे, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खां, और दूसरे जो उनके लड़के थे उनको उन्होंने ये किया कि इन लोगों को जो स्कूल में वहाँ जो पढ़ाई होती थी, प्राइमरी स्कूल तो उन्होंने गांव से किया, लेकिन उन्होंने मिशन स्कूल में इन लोगों को भेज के वहाँ से पढ़ाई कराया। और मिशन स्कूल में जब भेजा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो बड़ा विरोध हुआ पठानों को। और उस समय तो आप जानते हैं 1890 वगैरह का समय ऐसा था कि लोगों में ये ब्रिटिश या मिशन स्कूल के लोगों में अपने बच्चों को भेजते नहीं थे लोग, काफ़ी विरोध होता था। तो उन्होंने अपने बच्चों को मिशन स्कूल में इन दोनों को भेज के पढ़ाया। अब्दुल गफ्फार खां भी मिशन स्कूल में पढ़े। प्राइमरी स्कूल तक तो उन्होंने अपने गांव में पढ़ाई की, लेकिन मिशन स्कूल में जाके उन्होंने हाई स्कूल किया। लेकिन एक बात ये हुई कि जब ये मिशन स्कूल में पढ़ रहे थे उसी समय इनको आर्मी में कमीशन मिला। उस समय अंग्रेजों के ज़माने में ये था कि जो बड़े बड़े जमींदार, पठान और तालुकदार के जो लड़के थे, उनके लड़कों को अगर वो ठीक ठाक रहते थे तो सेना में उनको सीधे अफसर बना दिया जाता था। तो उसी में अब्दुल गफ्फार खां को भी मौका मिला जब ये हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, और तब ये जाके वहाँ से ये भी बन गए सेना के एक तरह से अफसर। लेकिन इन्होंने सेना अफसर तो बन गए, लेकिन इनको लगा कि ये अंग्रेज जो है ये बड़ा आपस में वो करते हैं, भेदभाव करते हैं हिंदुस्तानियों में। उस समय तो हिंदुस्तानी ही थे, हिंदुस्तानियों में ब्रिटिश अफसरों में। तो उन्होंने बहुत दिन नौकरी नहीं की और उसे नौकरी इस्तीफा दे के चले आए।
फिर अब ये उसके बाद इन्होंने फिर पढ़ाई शुरू की, तो पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ आए, कुछ दिन अलीगढ़ पढ़ाई किए। यहाँ भी उनका रहने वहने की व्यवस्था अच्छी न होने के नाते उनको हॉस्टल नहीं मिला, तो वो प्राइवेट मोहल्ले में रहने लगे। फिर बहुत दिन नहीं रहे, फिर वो गांव अपने चले गए और वहाँ जाके वहाँ उन्होंने पढ़ाई इधर उधर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन मुख्यतः उन्होंने फिर समाज सेवा का काम शुरू कर दिया। और क्योंकि जमींदार परिवार थे, खेती बाड़ी थी, कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने सेवा का कार्य अपने गांव पे रह के शुरू किया। अपने उस सेवा काम में एक बड़े रोचक बात है कि अभी 20 साल की उम्र नहीं थी 1910 में कि उन्होंने अपने गांव में स्कूल खोला, ताकि जो पठान लोग हैं, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, उन लोगों को जरा शिक्षा मिल सके। तो उन्होंने 20 साल के उम्र में ही 1910 में स्कूल खोल दिया और उसके बाद वहाँ से स्कूल के साथ साथ वो समाज सेवा के कार्य में लग गए। समाज सेवा कार्य करते रहे और पठानों को बीच में जाके उन्हें बताते रहे कि आपको जो पठानों के बीच में ये था, उसमें वो झगड़े फसाद होते थे, लोग समझदार नहीं थे, बहुत वो पुरानी प्रथाओं को लेके वो चलते थे। जैसे उस समय का समाज था चारों पूरे देश में, भारत में, वैसे पठान भी वैसे ही थे। तो उन्होंने सोचा कि इन पठानों को हम जागृत करें, उनको बताएं देश समाज, और इसी बीच वो तमाम चीज़ों का अध्ययन भी करते थे और उनको अध्ययन में रुचि थी, बुद्धि तीक्ष्ण थी, इसलिए वो उन लोगों को सबको अपनी बात से कन्विंस भी करते थे। जब 1919 में रोलट एक्ट आया, देखिए यहीं से उनके जीवन में एक बदलाव भी शुरू हुआ। 1919 में जब रोलट एक्ट आया, विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इधर रोलट एक्ट के विरोध में भारत के लोग भारत की आज़ादी के लिए प्रदर्शन करने लगे थे। उस समय मार्शल लॉ भी अंग्रेजों ने जगह जगह लगा दिया, इनके क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने का ही था कि फिर वो उनके अंग्रेजों के पुलिस और सिपाही लोगों को बहुत परेशान करने लगे थे, छोटी छोटी बातों पर परेशान करने लगे थे। तो इन लोगों ने एक मीटिंग की कि इस तरह से जो परेशानी जो हम लोगों की परेशान किया जा रहा है, वो परेशान न किया जाए। एक तरह से कोई अंग्रेजों के विरोध में नहीं था, लेकिन वो एक तरह से एक ऐसा तरीका था जिससे कि उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके, लोगों को परेशान न किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने ये समझा कि ये हमारे खिलाफ है, मार्शल लॉ के खिलाफ है, और ये अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं। तो बस उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके खिलाफ झूठे केस बनाने के लिए इन्होंने कोशिश किया कि कोई गवाह मिल जाए, लेकिन कोई गवाह भी नहीं मिला। फिर भी अंग्रेजों ने इनको 6 महीना जेल में रखा। अब 1900 ये एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में है कि जेल गए। उसके बाद वो फिर आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई, पठानों के खिलाफ जो जातियाँ होती थी, वहाँ भी जैसे लगान के मामले में जाति होती थी, और बहुत सारे जो अंग्रेज पूरे देश में जो जाति करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने धीरे धीरे आवाज़ उठानी शुरू की। एक और उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया जिसके बदलाव हुआ उनका, कि जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस, आप जानते हैं कि वो बहुत मशहूर अधिवेशन है, इसलिए कि पूर्ण स्वराज की मांग वहीं की गई। वहाँ वो गए और उनके बहुत और भी कुछ साथी गए। तो उन्होंने देखा कि ये तो 1900 भारत में, हिंदुस्तान में एक ऐसा आंदोलन चल गया है जिसमें देश के तमाम नौजवान शामिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। और उन्होंने देखा किस तरह से उन लोगों में जज्बा है देश की आज़ादी के लिए, तो इससे वो बड़ा प्रभावित हुए। और उन्होंने फिर यहीं से जाके उन्होंने एक खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया। उसके बारे में हम आगे अब चर्चा करेंगे कि क्या उनका यही से एक बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया खुदाई खिदमतगार संगठन के माध्यम से। फिर खुदाई खिदमतगार का आंदोलन किया। फिर वो गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए, जेल गए। फिर उन्होंने अन्य जितने भी भारतीय आज़ादी की लड़ाई के सत्याग्रह होते थे उसमें शामिल होते थे, कई बार जेल गए। और फिर 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल हुए, उसके बाद जेल गए, 47 में छूटे। देश आज़ाद हुआ, तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद चूँकि उनका जो बलूचिस्तान प्रांत है, जिसको उस ज़माने में सीमा प्रांत कहा जाता था, उसको उसके रहने वाले थे, तो इसलिए सीमा प्रांत को चूँकि अंग्रेज़ों की चाल से पाकिस्तान में मिला दिया गया, इसलिए इनको मजबूरन होकर भारत छोड़ के पाकिस्तान में जाना पड़ा। और 47 के बाद निरंतर जब तक वो जिंदा रहे, पाकिस्तान बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे, और वो संघर्ष उनका जारी रहा। और अंत में 98 साल की आयु में, देखिए उनको जब मरे वो
जब उनका अवसान हुआ, उस समय भी पाकिस्तान के जेल में, पाकिस्तानियों ने जेल में तो नहीं, घर में ही उनको नज़रबंद कर रखा था। इतना उनका प्रभाव था कि लगता था पाकिस्तानी इतना उनसे डर रहे थे। जबकि पूरा का पूरा जीवन उन्होंने अहिंसा के, कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसमें हिंसा का आंदोलन किया हो। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने अहिंसा का पालन किया, कभी किसी के हिंसा का कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया। फिर भी उनको 98 साल की उम्र में भी नज़रबंदी में अपना जीवन 98 साल तक नज़रबंदी के जीवन में बिताना पड़ा। इस बीच वो करीब 8 साल तक जो पाकिस्तान में रहे, 47 से लेके उनका 88 तक, 1988 में उनका देहावसान हुआ। इस बीच उन्हें 8 साल तक देश से बाहर भी कर दिया गया, उनका निर्वासन भी था देश से बाहर। तो ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब हम उनके आंदोलनों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि उनका आंदोलन क्या था और कैसे उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष उन्होंने किए। देखिए, जो सबसे जो आज़ादी के समय में, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये उन्होंने जैसे 1919 में जब रोलेट एक्ट आया, मार्शल लॉ लागू हुआ, तो ये अंग्रेज़ों के इस आंदोलन से तो उनकी शुरुआत हो ही गई थी। लेकिन वो जगह जगह, जैसे भारत के लोग, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो वो चल रहा था। लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की अपना आंदोलन, 1901 में रोलेट एक्ट आया, 2 नव आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 20 में खिलाफत आंदोलन चला। ये खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो उस खिलाफत आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। ये जो प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई, तो उसके अच्छे नेता बने। खिलाफत आंदोलन के बाद वो एक तरह से उनका भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो भी कर सकते थे उस आंदोलन में अपने स्तर से वो अपने क्षेत्र में करते रहे। जब 1931 में, जैसा कि 30 में जब नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें उन लोगों को छूटे। लेकिन इसके पहले वो 1929 में वो बहुत ही मैंने खुदाई खिदमतगार का, जो मैंने आपसे बताया ना, ये एक संगठन उन्होंने खड़ा किया। और ये संगठन आप सब लोगों को जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन्होंने खुदाई खिदमतगार एक संगठन खड़ा किया। और खुदाई खिदमतगार के संगठन का मतलब है कि हम खुदा के बंदे हैं। खुदाई खिदमतगार मतलब हम खुदा के बंदे हैं। उनका ये कहना था कि हम सब लोग खुदा के बंदे हैं, खुदा के सेवक हैं। लेकिन खुदा को तो कोई सेवा की जरूरत है नहीं। सेवा किसी करनी है, हमें इंसानों की सेवा करनी है। और हमें इंसानों की सेवा करके खुदा को खुश, उसी से खुदा खुश होंगे। तो इस तरह खुदा के बंदे होकर इंसानों की सेवा करनी है। ये अवधारणा लेके वो खुदाई खिदमतगार का उन्होंने एक संगठन खड़ा किया। अपने कुछ लोगों के, अपने गांव में कुछ लोगों के साथ उन्होंने, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लोगों को इकट्ठा किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। आप धीरे धीरे जुड़ते गए। वो अपने खुदाई खिदमतगार के जितने सहयोगी या साथी जो जुड़ते थे, उनके बारे में आप जान लीजिए कि एक वो शपथ दिलवाते थे। वो शपथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन में इस तरह का शपथ दिला के उनको शामिल करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। और वो क्या कहलाते थे वो जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वो है। वो उनका जो शपथ अपने सदस्यों को दिलवाते थे, वो कहते थे कि हम खुदा के बंदे हैं और मौत की हमें कद्र नहीं है, मौत की हमें कद्र नहीं है। और हमारे नेता सदा आगे बढ़ते हैं, मौत को गले लगाने के लिए हम तैयार हैं। उनका ये कहना था कि पैसा और मौत की हमें कद्र नहीं है और हमारे नेता सदा आगे बढ़ते हैं, मौत को गले लगाने के लिए हम तैयार हैं। और ये मौत को गले लगाने तैयार के साथ साथ वो कहते थे कि हमें जो कुछ करना है अहिंसात्मक तौर से करना है, हमें कभी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना। अब इस संगठन को, इस इतने बड़े आदर्श को लेके एक संगठन को खड़ा करना और इतने बड़े त्याग को, आदर्श को सामने रखकर एक संगठन को कि हमें मौत से नहीं डरना है, हम
इसे कदर नहीं करते हैं, पैसे को और मौत की दोनों की कदर नहीं करते हैं। इतना बड़ा विचारधारा रखना ये अपने आप में एक अद्भुत चीज थी। इस संगठन को खड़ा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि गांव गांव जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, और पूरे कई गांव में बहुत जहाँ भी गए लोगों को एक नया तरीका निकाला। उसमें उस क्षेत्र में यह था कि जो मौलवी और भी लोग थे वो तो नगाड़े वाड़े बजाना, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए नगाड़ा बजाना शुरू किया। तो पहले अपने कार्यकर्ताओं को भेजते थे कि जाओ वहाँ गांव में नगाड़ा बजाओ, और नगाड़ा बजाने के बाद स्त्री पुरुष सब जुट जाते थे। तब ये जाके वहाँ इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर लोगों को अपनी बात कहते थे। लोगों को उनकी बात अच्छी लगने लगी थी, समझने लगे थे, और बहुत कम समय में 3-4 महीने में लाखों लोग खुदाई खिदमतगार के सदस्य बन गए। 1 लाख की संख्या उनकी 3-4 महीने में पहुंच गई थी। ये देखिए कि एक संगठन को खड़ा करने का ये जो उनका ये बहुत सरल तरीका था, गांव गांव जाके अपनी बात करना, नगाड़ा बजा के लोगों को इकट्ठा करना, फिर एक गांव से फिर दूसरे गांव जाना, फिर धीरे धीरे वो फैल गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक अब तो बहुत लोग जुट गए हैं तो एक बड़ा सम्मेलन करें। तो वो सीमा प्रांत की राजधानी में उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सम्मेलन जब किया जाए, ताकि ये और सारे पठानों को उन्होंने निमंत्रित किया, उस प्रांत के सारे लोगों को जुटना था। ये अंग्रेजों को बुरा लगा और उन्होंने समझा कि ये तो एक बड़ी ताकत बन रही है हम लोगों के खिलाफ। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम रोकें। तो वो जो इस रोकने के लिए इनको 1931 में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद देखिए कि जिस गिरफ्तारी के बाद कैसे एक आंदोलन आगे बढ़ा कि जब इनको गिरफ्तार कर लिया, तो जहाँ गिरफ्तार कर लिया तो उनके पठान लोग हजारों की संख्या में उनको जुटे, और खब्बानी नरसंहार के नाम से मशहूर भी हुआ, और हजारों की संख्या में जुटे जब लोग, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ कि इनको छोड़ा जाए, अंग्रेजों के खिलाफ कि इनको गिरफ्तार न किया जाए, छोड़ा जाए। तो उन लोग अंग्रेजों ने वहाँ कहा कि नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने मिलिट्री बुला ली, और मिलिट्री बुला के उन पर एक गढ़वाली रेजिमेंट था, और गढ़वाली रेजिमेंट से बुला के उन्होंने कहा कि इन पर फायर किया जाए। लेकिन वहाँ एक वीरचंद नाम के जो प्लाटून कमांडर थे, उन्होंने वीरचंद गढ़वाली ने अब मना कर दिया कि मैं इन लोगों पर, क्योंकि पहले गोली जब चली तो 2-3 लोग घायल हो गए, मर गए, लेकिन फिर भी एक भी पठान, एक भी इनके जो जमात वो थे लोग, संगठन के लोग, किसी ने भी, उन्होंने कह रखा था कि हिंसा नहीं करनी है, किसी ने भी कोई हिंसा नहीं किया, कोई उनका विरोध नहीं किया, गोली सहे। तब वो वीरचंद ने कहा कि हम गढ़वाली ने कि हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। वीरचंद का गोली न चलाने पर उनको बहुत सख्त, उनके पर कोर्ट मार्शल हुआ, उनके साथ सिपाहियों पर भी कोर्ट मार्शल हुआ, और बड़ी सख्ती उन पर की गई, और उनका आजीवन कारावास भी हुआ, और बहुतों के और भी दंड दिए गए। तो ये अहिंसा का उन्होंने प्रतीक दिखा दिया, किस तरह से उनका खुदाई खिदमतगार किस तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलता है। ये बड़ा आंदोलन। उसके बाद एक जेल में जब वो रहे, जेल के बाद छूटने के बाद उन्होंने कोशिश किया कि हम अपने आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से एक साथ जोड़ दें, और उस समय जो आंदोलन चल रहे थे मुस्लिम लीग और बहुत सारे संगठन, ऐसा तो उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम लीग चूँकि मुसलमानों की संगठन था तो उससे हम संपर्क किया। मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम लीग का अंग्रेज की खिलाफत नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग अंग्रेजों का भी खिलाफत करते हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अन्य संगठनों से भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी अंग्रेजों की खिलाफत नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी, जो उसमें कांग्रेस पार्टी थी, उसने कहा कि नहीं, हम आपके संगठन के हमारे साथ आप जुड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे आंदोलन में। तो कांग्रेस पार्टी जो तो राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी थी, उसमें हर तरह के लोग थे, तो उनसे कांग्रेस के पार्टी से जुड़ के उन्होंने आंदोलन को अपने आगे बढ़ाया, और अब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपने खुदाई खिदमतगारों का पूरा सहयोग देना शुरू किया। उसी समय उनको उनके कामों से इतने कांग्रेस के लोग प्रभावित हुए कि यहाँ तक कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को भी उन्होंने, कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया, लेकिन
उन्होंने कहा कि मैं किसी पद का नहीं चाहता, पद आप लोग लीजिए, मैं काम करने वाला हूँ। और उन्होंने कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष के पद को भी स्वीकार नहीं किया और आंदोलन में चलते रहे। फिर वो देश के उस आंदोलन के बाद वो अन्य आंदोलनों में, आप जैसे जब मैंने बताया कि सर भारत के सभी आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया। उनके खुदाई खिदमतगारों ने पठानों को साथ लेके उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और जब जेल से वो एक बार वो जेल से 42 से 47 तक जेल में रहे, लेकिन उसके पहले जब 34-35 में जेल से छूटे तो आके गांधी जी के वृद्धाश्रम में रहने लगे, गांधी जी के बहुत निकट हो गए। और वहाँ से पूरे देश में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में जो उनके सीमांत प्रांत था, सीमांत प्रांत बलूचिस्तान से शुरू होकर कलकत्ता तक जाता था, वो सीमा के जितने प्रांत थे सब सीमांत प्रांत कहलाते थे। तो उन्होंने जा के वहाँ लोगों में बहुत काम किया और देश की आज़ादी में पठानों को खूब बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए उन्होंने तैयार किया। अब देश जब आज़ाद हुआ तो देखिए उनका ये कहना था कि भारत को विभाजन नहीं होना चाहिए, बहुत खिलाफ थे इसके। और जब कांग्रेस वर्किंग, और फिर भी कांग्रेस प्रेसिडेंट तो नहीं बने, लेकिन भारत कांग्रेस पार्टी के जो वर्किंग कमेटी थी उसमें आजीवन वो, उसमें जब तक भारत में थे उसके सदस्य रहे और महत्वपूर्ण उनके बहुत, गांधी जी बहुत महत्व देते थे और भी लोग उनको बहुत महत्व देते थे और बड़े नेताओं में से थे। उन्होंने इसका हमेशा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आप एक धर्म के नाम पर कोई देश नहीं बना सकते। उनका ये मानना था कि धर्म के नाम पर कोई देश नहीं बन सकता, इसलिए पाकिस्तान को आप अलग मत होने दीजिए, अलग मत करिए। लेकिन जब वर्किंग कमेटी में जब प्रस्ताव पास किया तो उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया। जब वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को माना कि नहीं, पाकिस्तान का बंटवारा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया। और यहाँ तक कहा कि हमको, आप जब प्रस्ताव पास हो गया कि आप लोग ने हमको भेड़ियों के हाथों में सौंप दिया, हम कैसे इन भेड़ियों के साथ रहेंगे, यानी पाकिस्तानियों को उन्होंने एक तरह से भेड़िया कहा, ये कहा। और भेड़िया का मतलब जो मुस्लिम लीग थी वो बिल्कुल उनका जो तौर तरीका था बहुत भेड़िए तरीके उनको पसंद नहीं था, इसलिए उनका ये भेड़ियों का ये लोग हैं, इनके आप हमने को सौंप दिए, जबकि भारत में रहना चाहिए था। उसका एक उदाहरण भी था कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बना, अंतरिम सरकार, जवाहरलाल नेहरू जब सीमांत प्रांत के दौर पर गए थे तो वहाँ मुस्लिम लीग वालों ने उन पर हमला किया, बड़ा जबरदस्त हिंसा किया कि इनको और ये वापस चले जाएं। लेकिन उस समय खुदाई खिदमतगार के जितने इनके कार्यकर्ता थे बादशाह खां के, ये सबों ने उनकी पूरी रक्षा की। और खुद वो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने बचाया, जिसमें खुद उनका हाथ टूट गया। अहिंसात्मक रहे, कभी हिंसा नहीं किया उन्होंने, बचाने के में उनका खुद हाथ टूट गया। लंबे चौड़े थे ही वो, 6 फीट के लंबे थे बादशाह खां, और पठान थे, आप समझते हैं पठानों का डील डॉल। तो उसमें उन्होंने नेहरू को यात्रा करवाई, मीटिंग करवाए, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि किसी तरह से पाकिस्तान के साथ हो जाएं। फिर उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अंग्रेज तो हमसे कहते थे कि आप हमारे साथ मिल जाइए तो हम आपको अलग देश दे देंगे, लेकिन कांग्रेस उन्होंने यही शिकायत की कि अंग्रेज हमसे कहते थे कि हमसे मिलिए और तो हम आपको अलग देश बनवा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ में आपके साथ आ गया हूँ तो आप हमको पाकिस्तान को सौंप रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को आलोचना भी की कि हम आपका साथ दिए और आपने, अब ऐसे कह सकते हैं कि आप धोखा दिए, लेकिन अब धोखा शब्द का इस्तेमाल करना बड़ी बात होगी। लेकिन वो एक तरह से उसका अर्थ यही हुआ कि कांग्रेस ने उनका सहयोग तो लिया जब, लेकिन उनका जब वक्त आया तो उनको पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया। तो ये जो 47 के बाद जो उन्होंने ये हुआ कि बलूचिस्तान को या जो सीमा प्रांत को एक ये क्या किया जाए, तो उस समय अंग्रेजों ने चाल चली और पूरे सीमा प्रांत में, खाली उसमें बलूचिस्तान नहीं था, उसमें बहुत सारे क्षेत्र थे सीमा के, जितने भी भारत के सीमा के जो उत्तरी सीमा था, जिसके बहुत सारा लंबा वो क्षेत्र था, उसमें उन्होंने ये कहा कि रेफरेंडम कराया। और रेफरेंडम कराया में खास अब्दुल गफ्फार कहा कि हम रेफरेंडम में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि हम रेफरेंडम में क्यों शामिल हो, हम तो चाहते ही नहीं है कि ये जब
हम भारत से अलग हों। तो जब हम भारत से अलग हो गए तो अब ये रेफरेंडम का क्या सवाल है कि हम पाकिस्तान में रहेंगे? नहीं, हम भारत में रहना चाहते थे। जब उनसे अलग आपने कर दिया तो हम पाकिस्तान में रहें या न रहें, इसका रेफरेंडम का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। बहुत बड़ी साफ बात कही थी। हालांकि देखिए, उस समय जब ये बातें तब चल रही थी तो सीमा प्रांत में इनके खुदाई खिदमतगारों के कारण पूरा सीमा प्रांत में जो 39 में जो जगह जगह मंत्री प्रांतीय सरकारें जब बनी थी भारतीयों की, उस प्रांतीय सरकार में खुदाई खिदमतगार और जबकि सारी के सारे प्रांतीय वो प्रांत जो है सीमा प्रांत मुसलमान आबादी का था, फिर भी वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी। सरकार किसकी बनी थी? खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस के लोग मिलकर बहुमत प्राप्त किया, उनकी सरकार बनी। और इन्हीं के भाई, जो बड़े भाई थे, जो डॉक्टर साहब जो गए, ये लंदन से पढ़ के आए थे। एक बात पर इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि लंदन पढ़ने के लिए उनके पिताजी ने इनके बड़े भाई को डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेजा था। इनको भी लंदन भेजने के लिए इन्होंने जहाज की टिकट भी दे दिया था, लेकिन खां साहब इसलिए नहीं गए कि उनकी माँ ने प्यार से कहा कि हम दोनों बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम किसी तरह नहीं भेजेंगे। माँ के लाड़ प्यार के नाते वो रह गए और यहीं उन्होंने आंदोलन में अपना, देखिए उनका वही होता है, नियत क्या होती है। क्योंकि नहीं गए लंदन गए होते शायद तो फिर जीवन का दूसरा उद्देश्य होता। नियत यही चाहती थी कि वो भारत में रह के स्वतंत्रता आंदोलन में चलें और पठानों के लिए काम करें, तो वो फिर वो यहाँ रह गए। तो वो उनके भाई मुख्यमंत्री थे लंबे समय, तो 39 से लेके और जब तक देश आजाद हुआ तब तक मुख्यमंत्री थे। फिर भी पठान साहब खान अब्दुल गफ्फार खान उन्होंने कहा कि कोशिश किया कि किसी तरह से ये अलग न हो, बाकी भारत में रहे। एक कोशिश उनकी ये भी किया कि ठीक है, अगर हम अलग भी पाकिस्तान में भी चले गए, लेकिन अब हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वो संभव नहीं था। कहाँ भारत यहाँ का और वो बहुत दूर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर वो स्थित था बलूचिस्तान, तो संभव नहीं था। तो अंत में उनको पाकिस्तान में जाके रहना ही पड़ा। अब देखिए, वहाँ से उनकी शुरू होती है दूसरा संघर्ष, और ये संघर्ष तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए, उनका ये कहना था कि हम जो पठानी लोग हैं, ये लोग जबान से, ईमान से पक्के होते हैं और दिल से सीधे साधे होते हैं, सच्चे होते हैं। इसलिए इनके लिए अलग राज चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये पूरे पठानों का एक कैरेक्टर है इस तरह का। वो कहते थे, उनका एक चरित्र है, ये पाकिस्तानियों से मेल नहीं खाता है। ये लोग दूसरे विचारधारा के लोग हैं और हम लोग इस दूसरे विचारधारा के। तो ये पठानी संस्कृति के इस तरह का था, जिससे वो चाहते थे कि हम अलग एक अपना पाकिस्तान, अपना अलग राज्य बनाए। वहाँ जाके उन्होंने इसी अवधारणा को लेके अलग राज्य बनाने की, अलग देश, राज्य के अलग देश बनाना चाहते थे। उन्होंने संघर्ष शुरू किया और इस संघर्ष में पाकिस्तानियों ने उनके साथ, पठानों के साथ इतनी बर्बरता की कि वो कहते थे कि जो बर्बरता पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है, ऐसी बर्बरता तो कभी अंग्रेजों ने नहीं किया। उनका कहना था कि कभी अंग्रेजों ने हमारे औरतों पर कोई नज़र छुआ तक नहीं। ये लोग औरतों को भी अपमानित करते थे। ये हमारा कभी पाकिस्तान, अंग्रेजों ने हमारा घर नहीं लूटा, पाकिस्तानी लोग हमारा घर भी लूट लेते थे, हमारे पर जुर्माना लगाते थे। हमारे यहाँ तक कि इन लोगों ने किया कि मस्जिद में एक बार हमारे लोग सर पर कुरान रख के मस्जिद पर जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, तो उन लोगों पर इन्होंने गोलियां तक चलवाई। हमको जब भी जेल में रखा, कभी भी हमको राजनीतिक कैदी के रूप में नहीं रखा, साधारण कैदी में रखा, काल कोठरी में रखा और हमारे जेल में बिजली गुल कर देते थे। हम बीमार हुए तो हमको दवा नहीं देते थे। हमारा किडनी खराब हो गया, उसकी इन्होंने दवाई नहीं कराई और हर तरह के बेड़ियों तक भी हमको लगवाया। तो हर तरह की तकलीफ़ें हमको उन्होंने दिया और ये तकलीफ़ें हम अंग्रेज़ों ने भी हमें कभी नहीं दिया। ये इनका पाकिस्तान और ये कहते थे कि आखिर में हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये तो ठीक था कि अंग्रेज समझते थे कि ये हिंदुस्तान वाले हमारे खिलाफ हैं और ये अगर लेकिन इन लोग जो तो मुसलमान ही थे, हम लोग भी मुसलमान थे और पाकिस्तान के कई लोग मुसलमान, तो मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों पे इतनी जात थी। ये वो कहते थे कि हमें जीवन भर वो कहते थे कि मेरे समझ नहीं आया कि मुसलमानों पर इतनी जाति मुसलमान लोग कर सकते हैं।
ये उनको इस बात को चलता रहा कि इस तरह से जाति तो कभी हमारे खिलाफ किसी ने नहीं किया। तो लेकिन अब जाति का इंतहा हुआ कि उनको देश से बाहर निकला पड़ा, जाके इंग्लैंड गए, कुछ दिन रहे, फिर जाके अफगानिस्तान में रहे, और अफगानिस्तान में जब भारत में आए तो फिर वो भारत कह रहा हूँ कि उनको पाकिस्तानियों ने फिर गिरफ्तार कर लिया। एक 15 साल भारत में जेल रहे, 15 साल से ज़्यादा पाकिस्तान के जेलों में उन्होंने बड़ी उनके साथ बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया। और पाकिस्तान में इसी बीच ये भी हुआ कि जब पाकिस्तान गए तो वो भारत में आए और भारत ने उनको सम्मान भी दिया। देखिए, जब 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप भारत आइए। तो भारत में आए तो इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण उनको हवाई अड्डे पर लेने गए। अब जब हवाई अड्डे से बादशाह खान उतरे तो उनके हाथ में एक पोटली थी। तो जो पोटली थी तो वो उस पोटली को इंदिरा गांधी को ने लपक के कोशिश किया कि इस पोटली को ले लें। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर उन्होंने देखा और कहा कि ना, अब यही तो मेरे पास बचा है। ये बात उन्होंने इतनी करुणा से कही कि इतना दुख से कहा कि यही तो मेरे पास ये पोटली ही बचा है, जिसमें केवल कुछ नहीं था, पैजामा कुर्ता उनका था और कुछ तो रखते नहीं थे। उस समय जयप्रकाश नारायण की आंखों में आंसू बह गए और इस नाते बह गए कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा का इतना बड़ा दर्द बादशाह खां में था, और उस तरह से किस तरह से उनको संघर्षों का, कोई भी भारत की आज़ादी की लड़ाई की लड़ी, जो कुछ उनको मिलना चाहिए था सबको तो मिल गया, लेकिन उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला। और मिला यही कि वो पाकिस्तान के जेलों में दर दर भटकते रहे, इधर से जेल, इस जेल से उस जेल में जाते रहे। भारत ने उनको और भी सम्मान दिया। बाद में भारत ने 1885 में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, 100 वर्ष पूरे हुए, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, बहुत सम्मान दिया गया। और 1985 में और फिर 1987 में उनको भारत रत्न देकर भी सम्मान दिया गया और 1988 में उनका देवासन हो गया। तो ये बादशाह खां का जो ये संघर्ष था वो इस तरह से चलता रहा। पाकिस्तान में पूरा उन्होंने अपना फ़ख्तिस्तान के लिए जो संघर्ष किया वो अभी भी जारी है। आज भी पठानों का अलग से देश नहीं बन पाया, उनका संघर्ष है। उनके लड़के भी संघर्ष करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं अभी संघर्ष में जारी रखते हैं। अभी ऐसे एक महापुरुष के एक संघर्ष की कहानी को आपने सुना, उनके तरीकों को सुना। आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग संघर्ष की बात हम जो कह रहे हैं कि हमको गांव सरकार बनाने के लिए जो संघर्ष करना है, उससे इस खान अब्दुल गफ्फार खां के संघर्षों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए सीखने की जरूरत है कि देखिए, उनका भी देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, देश आज़ाद हो गया, भारत भी आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। लेकिन फक्त पठानों को जो आज़ादी चाहिए थी वो तो नहीं मिला उनको। देश आज़ाद, लेकिन उनका बलूचिस्तान या फख्तिस्तान गुलाम, तो उनको तो नहीं मिला, उनका संघर्ष जारी है। उसी तरह से मैं बार बार जो कहता हूँ आपसे कि देश तो आज़ाद हो गया हमारा देश, लेकिन गांव गुलाम के गुलाम रह गए। तो गांव के गुलामी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बादशाह खां को अपने फख्तिस्तान के लिए संघर्ष लगातार करना पड़ रहा है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, बार बार जेल जाना पड़ा है, उनके लोगों को जेल जाना पड़ा है, उसी तरह से ये भी आप भी समझिए कि देश आज़ाद होने से आपको आज़ादी नहीं मिल गई। जबकि हालांकि हमारे देश में तो कम से गाँव की सरकार के लिए संविधान ने एक मदद कर दी है, संविधान में मिल भी गया, फिर भी वास्तविक आज़ादी के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से बलूचिस्तान के लिए या फख्तिस्तान के लिए पठान लोग लड़ रहे हैं, उस तरह गांव में सभी मैं गांव के निवासियों से, में ग्रामवासियों से कहता हूं कि अपनी आज़ादी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये मत समझिए कि बिना आपको लड़े आज़ादी मिल जाएगी और आपको आज़ादी जिस तरह से चाहते हैं कि आपको गांव की प्रतिष्ठा, गांव का गौरव, अपने ढंग से गांव चलाने का व्यवस्था और गांव की सभ्यता, गांव की संस्कृति, गांव में मेल मिलाप, ये जब सारी चीज़ें आपको जो स्थापित करनी है, वो जब तक आप गांव को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक नहीं मिल पाएगी। इनके भरोसे, आप सरकार के भरोसे या सरकार के कर्मचारियों और सरकारी और या इन नेताओं के भरोसे आप समझते हैं कि गांव में आपको आज़ादी मिल जाएगी, तो इसको आप भूल जाइए।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गांव के आज़ादी के लिए पहला जरूरी चीज़ है कि गांव को आप गांव की सरकार की स्थापना करवाइए, और गांव की सरकार की स्थापना करने के लिए लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। ये एकदम आपके मांग देने तो नहीं दे देंगे, अगर एक दो बहुत कुछ और थोड़ा बहुत दे देंगे, फिर अड़ंगा लगाएंगे, फिर थोड़ा बहुत दे देंगे, फिर अड़ंगा लगाएंगे, फिर थोड़ा बहुत दे देंगे, इस तरह आपको लड़ाते रहेंगे, भिड़ाते रहेंगे, और आपको आपस में बांटते भी रहेंगे, आपस में जात के नाम पर बांटते रहेंगे, धर्म के नाम पर बांटे रहेंगे, किसी को पैसा के नाम पर बांटते रहेंगे, लालच के नाम पर देते बांटते रहेंगे, गांव को मतलब छिन्न भिन्न करते रहेंगे, ताकि आप में गांव के सरकार बनाने की एकता कभी आपस में पैदा न हो सके, और ये करते रहेंगे और थोड़े थोड़े टुकड़े फेंकते रहेंगे। तो इनसे बचना अगर है तो आपको हर हालत में गांव के सरकार बनाने के लिए, संघर्ष के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और इसीलिए हम बार बार इन महापुरुषों को, आपके जीवन को आपके सामने रखकर इस बात को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे संघर्ष किए, उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितनी यातनाएं झेली, कितनी तकलीफें झेली। आपको तो उतना तकलीफ नहीं झेली है जितना कि इन लोगों ने झेला, क्योंकि आपको एक संवैधानिक अधिकार गांव सरकार के मिला हुआ, और फिर आपको अपने गांव में ही संघर्ष करना है। तो लेकिन फिर भी उसके लिए जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं जगेगी, जब आपके अंदर वो गुलामी से मुक्ति की भावना नहीं जगेगी, जबकि आपको इस भावना जागृत नहीं होगी कि हम सरकारी अधिकारियों और नेताओं की चमचागिरी न करें, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने बारे में खुद निर्णय लें, अपने विकास तरक्की अपने ढंग से करें, अपने संसाधन, अपने लिए संसाधन जुटाएं, देश दुनिया प्रकृति से साथ सामंजस्य करके किस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचना है। और ये भी बात फिर मैं दोहराता हूँ, ये समझ लीजिए प्रतिभा की कमी नहीं है, गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। जब करेंगे, जब आप अपने व्यवस्था लेंगे और जब करने लगेंगे, तो आपके पास प्रतिभा जो आपके पास है वो, और आपको बहुत सारे लोग आपके साथ आके सहयोग करके आपके प्रतिभा में चार चांद लगा देंगे और इसी गाँव को स्वर्ग बना देंगे। तो इसलिए लेकिन संघर्ष तो आपको ही करना पड़ेगा, जैसे कि तमाम संघर्ष थे। जब खुदाई खिदमतगार उस समय इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हमें धन की या मौत का कोई डर नहीं है, इतना बड़ा डर नहीं है, और न धन की कोई लालसा है, हम ईश्वर के सेवक हैं। इतना बड़ा 1890 में सोचिए, इतने बड़ा पठान लोग ये संकल्प ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि गांव बलि बनिए, गांव को बलि बनकर गांव के आज़ादी के लिए, गांव को गुलामी, सरकार और नेताओं के चार गुलामी जो मैंने बताया उससे मुक्ति कराने के लिए गांव के लोगों को बताइए, गांव के लोगों को इसके बारे में, गांव सरकार के बारे में बताइए कि गांव सरकार क्या है, गांव सरकार कैसे काम करेगी, गांव सरकार से क्या आपको लाभ मिलेगा, गांव सरकार से कैसे आपको तरक्की होगी, गांव सरकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कैसे जो आप भुगत रहे हैं उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। बहुत सारी बातें आपको जब गाँव बलि बनकर बताएंगे तो गाँव के लोग खड़े होंगे। जब गाँव खड़े होंगे तो निश्चित रूप से गांव की शक्ति बनेगी, और जब गांव की शक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से देश, ये समझ लीजिए कि गांव जो मैं बार बार कहता हूँ कि गांव को हमको गांव को विकास नहीं खाली करना है, हमको गांव को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग से कल्पना करिए कि स्वर्ग का क्या मतलब होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमें ये विकास 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 इस पर भरोसा मत करिए, बिल्कुल ये झूठा और धोखेबाजी वाला शब्द है विकास विकास। गाँव को आप शहर बना देंगे तो और नरक हो जाएंगे। ये जो विकास के नाम पर आप गांव को शहर बना देंगे तो नरक ही तो बनाएंगे, क्योंकि शहर पहले ही से नरक होते जा रहे हैं। तो एक और नरक हर गांव में नरक पैदा करिए। गांव को नरक नहीं बनाना है, गांव को स्वर्ग बनाना है, और स्वर्ग करने के लिए गांव की सरकार बनाना है। तो इसलिए इन शब्दों के साथ मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसके लिए अपने को तैयार करिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। आपको जब आगे बढ़ेंगे तो मैं पहले तमाम महापुरुषों के बात बता चुका हूँ कि जैसे वो आगे बढ़े तो ईश्वर ने उनकी मदद की। जैसे अब्दुल गफ्फार खान साहब जब आगे चले, उनको नहीं उम्मीद थी कि इतने 3 महीने के अंदर लाखों लोग उनके साथ खुदाई खिदमतगार जुट जाएंगे और इतना बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। ईश्वर ने मदद की। तो जब उसी तरह जैसे पहले विनोबा भावे ने बताया कि जब वो चले तो उनको ये नहीं मालूम था कि उन्हें जमीन मिल जाएगी, लेकिन जब वो आगे चले तो उनको जमीन, लोग अपने आप आके जमीन भूदान करने लगे, जमीन देने लगे। उसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। आप संकल्प तो लीजिए, आप ये निश्चय कर लीजिए कि हमें गांव की सरकार की स्थापना करनी है और आगे बढ़िए। देखिए, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ईश्वर आपकी मदद करेगा।
ऐसा विश्वास रखिए। और गांव की सरकार तो बनेगी बनेगी, लेकिन जितना जल्दी आप सक्रिय हो जाएंगे उतना जल्दी बनेगी, अन्यथा थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन ये विश्वास करिए कि गांव की सरकार बनना ही है, गांव की सरकार बनेगी तभी इस देश की इतनी बड़ी आबादी को हम समृद्धशाली और सुखी संपन्न बना सकेंगे, और देश को भी एक जिस जैसा देश है भारत को जिस उत्कर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं उस उत्कर्ष पर भी पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद साथियों।